मुद्दा इतने जोर से उठाया है और इसको बिल्कुल पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर ले आए हैं कि आरएसएस कैसे बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के इस तरह से फंक्शन कर रहा है इस देश में, और ख़ासकर कर्नाटक में जहां उनकी सरकार है। उन्होंने आपको पूरा आरएसएस की हिस्ट्री बता दी, किस किस तरह से उन्होंने देश के आज़ादी आंदोलन में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि उसको कुचलने की पूरी कोशिश करी। कैसे उन्होंने संविधान का बहिष्कार किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का बहिष्कार किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल देशद्रोही इनका इतिहास रहा है। ये अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, लेकिन पूरा इनका इतिहास दिखाता है कि ये नेशनलिस्ट क्या, बिल्कुल एंटी नेशनल हैं, बिल्कुल देशद्रोही हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आज हम देखें कि आजकल ये लोग कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो इनका होता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। और ये सारी जगह अपने लोगों से, अपने एसोसिएटेड संगठन जो हैं, विश्व हिंदू परिषद और फला हिंदू दल, ढिमाका हिंदू दल, तरह तरह के इन्होंने संगठन अपने एफिलिएटेड बनाए हुए हैं। उनके थ्रू मुसलमानों के प्रति और ईसाइयों के प्रति नफरत फैला रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के कानून में एक सीरियस अपराध है। लेकिन इन लोगों को कोई पकड़ता नहीं, क्योंकि सरकारें इनकी होती हैं, हो गई हैं, खासकर केंद्र सरकार इनकी हो गई है। तो ये जितना भी अपराध करें, जितना भी नफरत फैलाएं, कोई इनको कानून के नज़र में जवाब नहीं ठहराता। उसके साथ साथ ये हिंसा भी फैलाते हैं, अपना लाठी और तलवार और त्रिशूल और हर तरह से प्रमोट करते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ तो हिंसा होनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए। और इसी के चलते हुए आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर मॉब लिंचिंग वगैरह इतने, जब से बीजेपी सत्ता में है खासकर, तब से बहुत मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है पूरे देश में। ये सारे आरएसएस से एफिलिएटेड लोग ही हैं जो इस तरह की हिंसा, मॉब लिंचिंग वगैरह करते हैं। दूसरा इनका काम ये है कि मनुस्मृति को बढ़ाना है। कहते हैं कि हमारा तो संविधान मनुस्मृति है, जैसे आपको खरगे जी ने बताया। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को कहना कि भाई वो तो बस पुरुषों की एक प्रॉपर्टी है, उस तरह की इनकी सोच है। कास्ट के बारे में भी कि दलित जो हैं उनको तो यहाँ हमारे पैर के तले रहना है, उस तरह की सोच फैलाते हैं। साथ में अभी तो एक जने निकले थे आरएसएस संगठन से, जिन्होंने खुलकर कई बयान दिए हैं, कई इंटरव्यूज दिए हैं, बताया है कि कैसे आरएसएस जो है बॉम्ब बनाने की बिल्कुल प्रशिक्षण देती है। और उस समय जब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सब कोशिश करी जा रही थी, इन लोगों के घरों पर भी बम एक्सप्लोड हुए हैं और इन्होंने बकायदा प्रशिक्षण दिया है, सिखाया है लोगों को कि तुम बम बनाकर यहाँ बम प्लांट कर दो और उसका हम जिम्मा मुसलमानों के ऊपर लगा देंगे। और ये करा भी गया है देश में, कुछ जगह पकड़ गए, लेकिन उसके बाद इनके यहाँ केस चला। फिर जब इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह बदल के और केस को रफा दफा करवा दिया। लेकिन ये काम भी ये लोग करते हैं, मतलब सिर्फ नफरत ही नहीं फैलाते, हिंसा भी फैलाते हैं, टेररिज्म भी फैलाते हैं। मतलब
देशद्रोह के साथ साथ टेररिस्ट भी हैं, लेकिन चलने दिया जा रहा है। अब भाजपा कहती है कि ये तो कोई कल्चरल संगठन, ये लोग खुद कहते हैं कि हम तो कल्चरल संगठन हैं, हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा में जितने लोग भी आज सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में चाहे इनकी राज्य की सरकारों में, ज्यादातर लोग आरएसएस से ही निकले हुए हैं। और आरएसएस ने भाजपा का एक मंत्री भी बना रखा है जो भाजपा की सरकार से लियाज करता है, बातचीत करता है कि भाई आरएसएस के कहने के हिसाब से सरकार चलती रहे। और ये लोग खुद ही कहते हैं, मोदी और लोग, कि भाई आरएसएस तो हमारा, अब तो खैर वो इजराइल को कहते हैं कि इजराइल हमारा बाप है, नहीं तो अदरवाइज आरएसएस को कहते थे कि भाई आरएसएस तो हमारा बाप है। वो मातृ संगठन है और ये अच्छा, फादरलैंड है। अच्छा, फादरलैंड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज में अब सरकार जो है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का चयन जो है पूरा आरएसएस के ऊपर छोड़ दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके सारे के सारे वाइस चांसलर जो हैं आरएसएस की सहमति से ही नियुक्त करे जाते हैं। उसमें से कई वाइस चांसलर्स, कई केस तो मैंने ही किए हैं, कई वाइस चांसलर्स यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से अनक्वालिफाइड हैं, उनको क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिया गया है। और क्योंकि आजकल ये लोग काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल न्यायपालिका के ऊपर भी हो गया है, तो इसकी वजह से, इसके चलते हुए अनफॉर्चुनेटली न्यायपालिका भी इन आरएसएस के अनक्वालिफाइड वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं करती है। एक आध चीज प्रियंक खरगे जी शायद कहना भूल गए कि इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि हिटलर को कितना आदर करते थे, कितना प्रेज करते थे। हिटलर को तो ये इन्होंने खूब ग्लोरीफाई किया है, मतलब बिल्कुल फांसीवादी इनकी सोच है, कम्युनल फांसीवादी पूरी सोच है। लोकतंत्र में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान में बैन होना है तो आरएसएस को कायदे से बैन हो जाना चाहिए था। इन्होंने सिमी को, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट्स विंग था एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके आधार पर उनको बैन किया जाए, उसको बैन कर दिया, लेकिन आरएसएस को नहीं बैन किया। ये जो मुद्दा खरगे जी ने उठाया है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे उनकी फंडिंग का पता लग सके, उनको फंडिंग के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सके, उनकी फॉरेन फंडिंग भी बहुत होती है। एक अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें छानबीन करके निकाला है कि इनके कितने सारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको खूब फॉरेन फंड्स मिलते हैं। ओएनजीसी वगैरह से भी जो फंड्स दिए गए हैं, डायरेक्टली आरएसएस को नहीं, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए कई सारे संगठनों को ओएनजीसी से, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकार के अंडर हैं, उनसे दिए गए हैं। तो इनकी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं कि 1 करोड़ लोग से ज़्यादा उसके मेंबर हैं, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर फंडिंग की कोई पारदर्शिता के, बगैर किसी तरह की जवाबदेही के चलता चला जा रहा है और उसको चलने दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, और इन्होंने इतने बड़े बड़े भवन, जैसे आरएसएस भवन जो बता रहे थे खरगे जी, कि 150 करोड़ रुपए लगाकर बिल्कुल एक आलीशान 5 स्टार इमारत इन्होंने अपने आरएसएस के ऑफिस पर बना ली है। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसके पास आ रहा है, किसकी जवाबदेही है, ये सब तो पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं।
देखिए, आरएसएस को एक तो खैर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी बात यह है कि किसी भी संस्था को बैन करना कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होता है, लेकिन कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कम से कम पूरे देश को, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑल्टरनेट मीडिया का ज़माना है, गोदी मीडिया तो खैर सरकार का एजेंडा चलाता है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाता है, लेकिन अब जैसे ये सारा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देखा गया कि आज ऑल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया, और हमको उसका इस्तेमाल करके इनको पूरा एक्सपोज करना है। इनके बारे में जो जो खरगे जी ने बताया, और भी जो चीज़ें हैं कि कितने ये लोग हिंसक हैं, कितने कम्युनल हैं, कैसे देश को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश करी हुई है, कैसे महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, क्या क्या इन लोगों ने किया हुआ है, हिटलर के बड़े प्रेमी हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहली बात तो एक्सपोज करनी चाहिए। दूसरी बात, चीज़ें करते हैं या इनके लोग करते हैं जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, बिल्कुल खुलेआम ये लोग नफरती भाषा बोलते हैं, हिंसक भाषा बोलते हैं, ये सब कानूनी अपराध हैं, और इसके लिए इन लोगों को जवाबदेह, इनके जो फंक्शनरीज हैं उनको जवाबदेह ठहराने के लिए हमको, हमारी जो लीगल टीम है, जो एक वॉलंटियर लीगल टीम है, कल वो कपिल सिब्बल के यहाँ से एक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि एक लीगल डिफेंस टीम वो बनाएंगे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको डिफेंड करने के लिए। हम लोगों को एक लीगल ऑफेंस टीम बनानी चाहिए जो इन लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए, जो ये लोग अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दायर करने के लिए और उन मुकदमों को परस्यू करने के लिए, क्योंकि ये बहुत, जब तक इन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। मैं तो ये दूसरी बात भी कहता हूँ कि पुलिस आजकल झूठे मुकदमे बना देती है हमारे अच्छे अच्छे मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। जब तक उन पुलिस वालों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर करा जाएगा, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। उसी तरह से जब तक इन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों को एक लीगल टीम बनाकर इसको परस्यू करना होगा, इंश्योर करना होगा कि भाई FIR रजिस्टर होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, इन लोगों का प्रोसिक्यूशन होता है, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल संगीन अपराध हैं हमारे कानून में। तो कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स मैं ये बात कहता हूँ कि आज इस देश की जिस तरह से व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, सारे इंस्टीट्यूशंस चरमरा गए हैं, तो इसके खिलाफ हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का और जो जेन जी का जो एक मिनी रेवोल्यूशन हुआ हमारे देश में, जिसकी वजह से प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ा, ये इसी का नतीजा था कि लोग सड़कों पर उतरे। जेन जी, कम से कम यंग लोग, हमारे देश का युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरी, जगह जगह सड़कों पर उतरी, और उसकी वजह से फिर ये, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे जहाँ पर इसका कि ये जो हिंसा करी गई इन लोगों के खिलाफ, उस पर क्या हो, उस पर भी हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आज रवैया काफ़ी ठीक था, पहले से काफ़ी बदला हुआ था। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब उसका दबाव पड़ता है, तब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी बदलती हैं। उसी तरह से हम लोगों को RSS के खिलाफ भी सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। तो क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश की। इस तरह का संगठन बिल्कुल बेलगाम चल रहा है, जो खुलेआम नफरत, हिंसा, महिला विरोधी, दलित विरोधी हर चीज़ प्रोपोगेट कर रहा है, देश विरोधी। ऐसे संगठन को रोकने के लिए उसके खिलाफ सड़कों पर भी हम लोगों को उतरना पड़ेगा। यही कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
अक्सर मैं हंसता हूं कि आरएसएस की सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको मैं पंजाबी में ही दर्शा सकता हूं। संघ की संस्थाएं यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, यूरोप में हैं, आपको ये संस्थाएं इंग्लैंड में मिलेंगी, आपको पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका में दिखेंगी, आपको साउथ ईस्ट एशिया थाईलैंड में दिखेंगी, और ये सारी संगठित तौर पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब से बीजेपी पावर में आई है तो हम जो बजरंग दल का बोलबाला देखते थे वो बोलबाला अब नहीं दिखता है। हर संस्था में आरएसएस में ट्रेंड लोग बैठे होते हैं जो संपर्क बना के रखते हैं आरएसएस के संगठन से, और आरएसएस के नाम पे ना ये बिल्डिंग है, ना इसमें आरएसएस के नाम पे चंदा लिया गया है, ना ही आरएसएस ने इसे बनाया है। मैं पेपर पे जो दिखाया गया है वो देखते हैं, पर ये है अपना देश का हेडक्वार्टर है आरएसएस का। जो काम इलेक्शंस का हो रहा है, गुंडागर्दी का हो रहा है, डराने का हो रहा है, पैसे कलेक्ट करने का हो रहा है, या कोई और काम हो रहा है, इसका पता हमें तभी चल सकता है जब आरएसएस को अकाउंटेबल बनाएं, आरएसएस को रजिस्टर कराएं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल देशद्रोही इनका इतिहास रहा है। अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, लेकिन पूरा इनका इतिहास दिखाता है कि ये नेशनलिस्ट क्या, बिल्कुल एंटी नेशनल हैं, बिल्कुल देशद्रोही हैं। तो सबसे पहला काम तो इनका होता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। हमारा कारवां का दफ्तर है झंडेवाला में है, और मेरी खिड़की से एक ही बिल्डिंग दिखती है, वो जो आरएसएस का नया हेडक्वार्टर है पीछे दिखता है। और उस बिल्डिंग को देख के ये भी साफ हो जाता है कि हम लोगों को आज पत्रकारिता में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक पुरानी बात है जहाँ पे मेरे को खुद आरएसएस का जो पूरा संगठन है और उसका जो पूरा नक्शा है उसके बारे खुद इजाज़ तब हुआ जब मैं मध्य प्रदेश में खुद इंडियन एक्सप्रेस के लिए रिपोर्टर था। ये बात है कम से कम 20-25 साल पुरानी है, 2001-2002। उस इलेक्शन में उमा भारती जीती हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। उस इलेक्शन के पहले संघ के अलग अलग जो संगठन हैं उन्होंने उस प्रदेश में अलग अलग तरीके से अपने काम से, मैं 2 या 3 चीज़ों का वहाँ पे जिक्र कर सकता हूँ। एक तो कमाल मौला मस्जिद भोजशाला जो है, जो विवाद चल रहा है, उसको लेके एक अभियान शुरू हुआ, जिस अभियान को लीड किया एक संस्था थी जिसका नाम था हिंदू जागरण मंच। उसी के 2 या 3 महीने पहले या साथ में झबुआ में, गुजरात से लगता हुआ इलाका है, और गुजरात में 2002 के दंगे कत्लेआम जो मोदी के नीचे हुए थे, उसका एक झलक यहाँ पे दिखा जब आदिवासी, भील आदिवासी जो क्रिश्चियन बन चुके थे उनके ऊपर जो अटैक हुए हैं उसको संगठित रूप से वहाँ पे देखते हैं तो वनवासी कल्याण परिषद और सेवा भारती के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रहे थे। जिस गांव में उससे 10 साल पहले या 15 साल पहले जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, हर गांव में गणेश चतुर्थी, हनुमान मूर्तियां को रख के एक नया तौर तरीका और विश्वास पैदा कर दिया गया था। और वहां पे 3 और अलग अलग संस्थाएं आ गई थी सामने। जब आप वहाँ पे रिपोर्टर के तौर पे, पत्रकार के तौर पे आप घूमते हैं तो लोगों को उस समय, अब शायद एहसास ज़्यादा हो गया है, पर उस समय लोगों को एहसास नहीं था कि आप चाहे हिंदू जागरण मंच देखें, चाहे सेवा भारती देखें, चाहे वनवासी कल्याण परिषद देखें, या आप 50 और नाम ले सकते हैं, कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, सारी की सारी संघ की संस्थाएं हैं। इनका काम करने का तरीका एक है, इनसे जुड़े हुए लोग एक हैं, पर इसके नाम, इस बहुरूपिया जो संगठन है, इसके नाम बदलते रहते हैं, इसका काम एक ही होता है और ये काम अलग अलग तरीकों से किया जाता है। और इस पत्रकारिता से जो देखा हुआ,
मेरे जहन में जो विश्वास था उसी को लेके हमने कारवां मैगजीन में अब काफ़ी पिछले 7, 8, 10 साल से इसी चीज़ पे एक फोकस लगाया हुआ है कि आरएसएस असल में कितना बड़ा या कितना संगठित ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर जाएंगे, और ये हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है, एक आरएसएस प्रोजेक्ट करके हमारा एक वेबसाइट है जिस पे आपको नक्शा दिख जाएगा, और इस नक्शे में उसका वेबसाइट है rssproject.com, अगर कोई देखना चाहे। उस नक्शे में आप जाके देखेंगे तो हर प्रांत में कितनी संस्थाएं हैं जिनको हम आरएसएस से जोड़ सकते हैं, उनके हेडक्वार्टर क्या हैं, उनका फोन नंबर क्या है, वहाँ पे उनके मुख्य कार्यकर्ता कौन है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आप इंफॉर्मेशन जाके पता कर सकते हैं। आपके अपने इलाके में ये इंफॉर्मेशन किस हद तक आपको बता सकती है कि यहाँ पे नए नए संघ के क्या ऑर्गेनाइजेशंस। उस आप नक्शे को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में कुल मिला के अभी तक जो हम, क्योंकि ये काम चलते जा रहा है, आप हमें कल इंफॉर्मेशन देंगे, कोई और आके देगा तो हम उस नक्शे को बढ़ाएंगे। 2500 संस्था हैं जो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई हैं। ये संस्थाएं सिर्फ भारत के प्रांतों में भी नहीं हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, 100 से ज़्यादा संघ की संस्थाएं यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, यूरोप में हैं। आपको ये संस्थाएं इंग्लैंड में मिलेंगी, आपको पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका में दिखेंगी, आपको साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड में दिखेंगी, और ये सारी संगठित तौर पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब इसका 2 तरह का फायदा होता है आरएसएस को, कि कोई चीज ऐसी हो जाए जिससे वो अपने आप को डायरेक्टली संपर्क नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो कह देते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसका आरएसएस से कुछ कहना नहीं। आप देख लीजिए कि जब से बीजेपी पावर में आई है तो हम जो बजरंग दल का बोलबाला देखते थे वो बोलबाला अब नहीं दिखता है, क्योंकि बजरंग दल जैसी संस्थाएं वो संस्थाएं हैं कि जब भाजपा ऑपोजिशन में होती है और संघ के आप कह ले धक्काशाही काम करना है, तब ये संस्थाएं सामने उभर के आती हैं। जब सरकार भाजपा की होती है तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत कम हो जाती है। पर आप ये ना सोचें कि बजरंग दल कमजोर हो गई है 5 या 10 साल के बाद। हम चाहें कि जल्दी हो जाए, पर चलिए 10 साल के बाद अगर ये सरकार बदलती है तो आप देखेंगे कि बजरंग दल जैसी संस्थाएं फिर से उभर के आ जाएंगी। और इन सब संस्थाओं पे कंट्रोल जो आरएसएस एक्सरसाइज करती है, उस कंट्रोल का एक सीधा तरीका है, हर संस्था में आरएसएस में ट्रेंड लोग बैठे होते हैं जो संपर्क बना के रखते हैं आरएसएस के संगठन से। एक तो ये है कि आरएसएस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नैतिक तौर से मना कर सकती है जब भी कहाँ पे कोई गलत काम हो रहा हो। दूसरा ये है कि जहाँ तक फंडिंग की बात आती है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरे सिविल सोसाइटी को, हर एक तरह की संस्था को पैसे से वंचित कर दिया है इस सरकार ने। नियम बना दिए हैं कि आप बाहर से पैसे नहीं ले सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको ये परमिशन चाहिए। एक ही ऐसी संस्था है जो सारे काम करती है, जो हम सिविल सोसाइटी के काम भी मांगते हैं, जो धार्मिक भी हैं, कम्युनल काम भी हैं, जिस पे ये लागू नहीं होता है, वो आरएसएस है। और आरएसएस की बाहर की शाखाएं अंदर इंडिया में पैसे इस तादाद में भेज रही हैं जिसका कि कोई ना कोई एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ है। ये जो बाहर बैठी संस्थाएं हैं विश्व हिंदू परिषद की, वहाँ पे पैसे इकट्ठा कर रही हैं, वापस इंडिया में भेज रही हैं। इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे छोटी जगहों में स्कूल चलाई जाएं जहाँ पे कम्युनल तौर तरीके सिखाए जाएं। ये सब की किसी की निगरानी इसलिए नहीं रखी जा सकती कि इसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जिस बिल्डिंग की मैंने बात शुरू की थी कि हमारी खिड़की से दिखती है आरएसएस का हेडक्वार्टर, उस पे हमने पूरी कहानी की है यही पता करने के लिए कि इस बिल्डिंग को बनाया किसने है, इसको बनाने का पैसा कहाँ से आया है और इसके पीछे कौन है। आप इस बात का भी पता इस देश में नहीं कर सकते।
10 अलग अलग संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, जिसने अलग अलग चंदे इकट्ठे किए हैं, जिसने अलग अलग से लोगों से कुछ कंट्रीब्यूशन लिए हैं। और आरएसएस के नाम पे ना ये बिल्डिंग है, ना इसमें आरएसएस के नाम पे चंदा लिया गया है, ना ही आरएसएस ने इसे बनाया है। मैं पेपर पे जो दिखाया गया है वो देखते हैं, पर ये है अपना देश का हेडक्वार्टर है आरएसएस का। ये जो नक्शा हमने बनाया है, इससे आज साफ पता चलता है कि आप जो चीजें छुपा के रखते थे, जैसे CSR मनी होता है, बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हैं इस देश में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, आप उनको एक रकम हर साल CSR के तहत पे भार देनी होती है। अब इस नक्शे से अगर हम मिलाएं तो हमें पता चलता है किस हद तक कॉरपोरेट इंडिया से आरएसएस की तरफ फंडिंग जा रही है। पर फंडिंग उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को जा रही है जिसका नाम ना आपने सुना है ना मैंने सुना है। उसका नाम हम CSR लिस्ट में देखेंगे तो ये कह ही नहीं सकते कि ये फंडिंग आरएसएस को जा रही है। तो तभी आरएसएस को रजिस्टर करना, उसके हर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका नाम उभार करके बाहर लाना, उसको एक कड़ी में जोड़ने से ही हमें पता चलेगा कि आरएसएस कहाँ पे क्या काम कर रही है, आरएसएस को पैसे कौन दे रहा है, ये पैसे कितने आ रहे हैं। जो अकाउंटेबिलिटी छोटे सी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जो अकाउंटेबिलिटी हमारी अकेले की होती है, हम टैक्स फाइल करते हैं, हमसे सरकार पूछती है ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी दुनिया के सबसे बड़े NGO, ये लफ्ज मोदी जी के हैं, उसके ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लागू करती है। और हमारे सामने ये सबसे जरूरी काम है कि अगर हमें ये समझना है कि भाजपा की ये जो बड़ी इलेक्टोरल मशीन है, जमीन पे जो काम हो रहा है, जो काम इलेक्शंस का हो रहा है, गुंडागर्दी का हो रहा है, डराने का हो रहा है, पैसे कलेक्ट करने का हो रहा है, या कोई और काम हो रहा है, इसका पता हमें तभी चल सकता है जब आरएसएस को अकाउंटेबल बनाएं, आरएसएस को रजिस्टर कराएं, आरएसएस से हम अकाउंट्स माने, आरएसएस को सामने पब्लिक में ट्रांसपेरेंट तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह खड़ा